हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने अणुसंख्यिकी गुणधर्म के बारे में पढ़ा था और एक अणुसंख्यिकी गुणधर्म मैंने आपको पढ़ा दिया था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। आज की इस क्लास में हम अगला अणुसंख्यिकी गुणधर्म ले रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन तो क्वथनांक में उन्नयन को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना है क्वथनांक क्या होता है। तो देखिएगा, क्वथनांक छोटी क्लासों के अंदर आप परिभाषा पढ़ते हो, वह है ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लग जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। जैसे हम जल की बात करते हैं तो जल 100 डिग्री सेल्सियस पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, इसलिए जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब हमें क्वथनांक की एक और परिभाषा पढ़नी है जो हमारे इस चैप्टर में काम आएगी। वो परिभाषा क्या है सुनिएगा। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब और वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1 atm, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे हम बात करते हैं पानी की, पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब ये है कि पानी का वाष्प दाब 100 डिग्री सेल्सियस पर वायुमंडलीय दाब यानी 1 atm के बराबर हो जाता है। इसलिए हम कहेंगे पानी का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है 100 डिग्री सेल्सियस। चलिएगा, अब हम अगली बात कर रहे हैं क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। जब किसी ठोस विलय यानी अवाष्पशील विलय को शुद्ध द्रव वाष्पशील विलायक में घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का क्वथनांक शुद्ध द्रव की तुलना में बढ़ जाता है। क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। जैसे मान लिया हमारे पास में एक पात्र में जल है, शुद्ध जल है। ये जल कैसा है शुद्ध है और इसका क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है बच्चों 100 डिग्री सेल्सियस। यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर इस शुद्ध जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब हमने क्या किया, इस शुद्ध जल में हमने किसी अवाष्पशील विलय को घोल दिया। अवाष्पशील विलय को घोलने के बाद इस बनने वाले विलयन का जो क्वथनांक होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होगा। 100 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा ज़्यादा। जैसे मान लिया इस विलयन का क्वथनांक हो गया 100.05 डिग्री सेल्सियस। पहले कितना था 100 डिग्री सेल्सियस था। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना था 100 डिग्री सेल्सियस। अब शुद्ध जल में हमने जब अवाष्पशील विलय घोला तो अब क्वथनांक विलयन का कितना हो गया 100.05 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई, क्वथनांक में वृद्धि हुई 0.5 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन का मान कितना हुआ 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखिएगा, विलयन का क्वथनांक हमेशा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से क्या होता है ज़्यादा होता है और जितना ज़्यादा होता है वो ही क्या कहलाता है क्वथनांक में उन्नयन। चलिएगा, अब बात करते हैं क्वथनांक में उन्नयन का कारण क्या होता है। क्वथनांक में उन्नयन का कारण क्या है तो इसको हम समझते हैं। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा एक मैं लाइन ऊपर खींच रहा हूँ, ये लाइन आपको बता रही है कि यहाँ पर 1 atm दाब है। ये 1 atm दाब किसका है वायुमंडलीय दाब है। यहाँ पर मैंने मान लिया एक और लाइन मैंने खींची और ये लाइन जो है वो 0.5 atm दाब को बता रही है और यहाँ पर मैंने मान लिया ये जो 0.5 atm दाब है ये किसी शुद्ध विलायक का है या फिर मैंने मान लिया शुद्ध जल का है।
अब देखिएगा इस जल को आपको उबालना है, तो जल को उबालने के लिए आप क्या करोगे, जल को गर्म करोगे। गर्म क्यों करते हो जल को, क्योंकि गर्म करने पर क्या होता है, जल का जो वाष्प दाब होता है वो बढ़ता है। अब जल का वाष्प दाब अभी कितना है, 0.5 एटीएम है। फिर गर्म करोगे 0.6 होगा, 0.7 होगा, 0.8 होगा। ऐसे जब गर्म करते जाओगे तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर इस जल का जो वाष्प दाब है वो 0.5 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 एटीएम हो जाएगा। इसका मतलब आपको इतना वाष्प दाब इसका बढ़ाना है और इसके संगत आपको इसको क्या देना है, टेम्परेचर, और इस टेम्परेचर को मैंने मान लिया T0B। अब बच्चों मान लिया इस शुद्ध जल में मैंने अवाष्पशील विलय घोला, तो जैसे ही अवाष्पशील विलय घोलूंगा तो बताओ बनने वाले विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो 0.5 से कम होगा कि नहीं होगा, वो 0.5 से क्या होगा, कम। और मैंने मान लिया वो कितना रह गया, 0.3 एटीएम। इसका मतलब अब आपको इस विलयन को उबालने के लिए पहले से ज़्यादा तापमान देना पड़ेगा। पहले आपने तापमान कितना दिया था, T0B, अब आपको तापमान देना पड़ेगा TB। तो बताओ TB बड़ा होगा T0B से, इसका मतलब TB की वैल्यू T0B से क्या होगी, ज़्यादा। और TB की वैल्यू T0B से जितनी ज़्यादा होगी वो संख्या ही, वो मान ही किसको बताएगा, क्वथनांक में उन्नयन को। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी शुद्ध वाष्पशील विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। इस घटे हुए वाष्प दाब को 1 एटीएम तक ले जाने में पहले से ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है, इसलिए क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। पहले ये पढ़ लेते हैं। ठोस विलय को द्रव विलायक में घोलने पर बनने वाले विलयन के वाष्प दाब के कम हो जाने के कारण से क्वथनांक में वृद्धि होती है, क्योंकि घटे हुए वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने में पहले से अधिक तापमान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इस कारण से क्वथनांक में क्या हो जाती है बच्चों, वृद्धि हो जाती है। देखिएगा ग्राफ के माध्यम से भी इसको समझा रखा है। ये ग्राफ आप देखिएगा, ये वाई अक्ष है और ये क्या है, एक्स अक्ष है। और यहाँ पर एक्स अक्ष पे क्या ले रखा है, तापमान ले रखा है, और वाई अक्ष पे क्या ले रखा है, वाष्प दाब ले रखा है। और इस बिंदु पर वाष्प दाब का मान कितना है, 1 एटीएम है। अब हम सबसे पहले शुद्ध विलायक की बात करते हैं। देखिएगा शुद्ध विलायक को आपने क्या किया, गर्म किया, तो बताओ गर्म करोगे तो वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये जो ग्राफ है वो शुद्ध विलायक के लिए है। आप जब शुद्ध विलायक को गर्म करोगे तो वाष्प दाब में देखो क्या होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी, वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या होगा, वो जो विलायक होगा वो उबलने की ओर अग्रसर होगा, लेकिन उबल पाएगा क्या, नहीं उबल पाएगा। वो कब उबलेगा, जब उसका वाष्प दाब कितना हो जाएगा, 1 एटीएम हो जाएगा। तो देखो हम इसे गर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और यहाँ पर आकर के इसका वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, 1 एटीएम पर। तो इसके संगत जो तापमान होगा वो तापमान इसका क्या होगा, क्वथनांक होगा। और इस क्वथनांक को मैंने क्या मान लिया, T0B मान लिया। वापस से सुन लीजिएगा, इस शुद्ध विलायक को जब हम गर्म करते हैं तो इसके वाष्प दाब में वृद्धि होती है, और ये जब वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर हो जाता है तब ये उबलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। और इस तापमान के संगत, इस वाष्प दाब के संगत जो तापमान है उसको मैंने क्या मान लिया, T0B मान लिया। अब मैंने शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घोला। जैसे ही हम अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है बच्चों, कम हो जाता है। इसका मतलब विलयन का जो ग्राफ होगा वो नीचे से आएगा। अब देखिएगा आप इसे क्या करोगे, गर्म करोगे, गर्म करोगे तो बताओ वाष्प दाब में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या ये यहाँ पर उबल जाएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो वाष्प दाब अभी 1 एटीएम हुआ ही नहीं, इसलिए हम और गर्म करेंगे। क्या यहाँ पे उबल जाएगा क्या, नहीं, और गर्म करेंगे तो यहाँ पे जाके इसका जो वाष्प दाब होगा वो कितने एटीएम के बराबर होगा, 1 एटीएम के बराबर। और इस वाष्प दाब के संगत जो तापमान है वो क्या है, TB। ये देखिएगा, ये किसका वाष्प दाब, ये किसका क्वथनांक है, विलयन का। ये किसका क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का। तो बताओ शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है और शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम है और विलयन का क्वथनांक क्या है, ज़्यादा। और विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक की तुलना में कितना ज़्यादा है,
डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो गया बच्चों, डेल्टा टी बी है क्वथनांक में उन्नयन इज इक्वल टू टी बी माइनस टी नॉट बी, टी नॉट बी। ये देखिएगा डेल्टा टी बी बराबर टी बी माइनस टी नॉट बी। ठीक है भैया। अब देखिएगा, अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं कि डेल्टा टी बी का क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना, टी नॉट बी। शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना, टी नॉट बी। विलयन का क्वथनांक कितना, टी बी। तो बताओ क्वथनांक में उन्नयन कितना हुआ, डेल्टा टी बी, और डेल्टा टी बी बराबर होगा टी बी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी किसके बराबर होगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। टी बी बड़ा है और टी नॉट बी क्या है, छोटा। टी बी क्या है, विलयन का क्वथनांक, और टी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। ये देख लीजिएगा यहाँ पर ये जो गैप आ रहा है ना, ये गैप किसको बता रहा है, क्वथनांक में वृद्धि को। ये टी बी किसका क्वथनांक है, विलयन का। ये टी नॉट बी किसका क्वथनांक है, शुद्ध विलायक का। तो टी नॉट बी से टी बी क्या होगा, बड़ा होगा, और इन दोनों का जो अंतर होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेल्टा टी बी कहेंगे। तो बताओ डेल्टा टी बी का जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, टी बी माइनस टी नॉट बी। अब चित्र से स्पष्ट है कि डेल्टा टी बी का जो मान होगा वो डेल्टा पी के क्या होगा, समानुपाती। कैसे होगा इसको मैं समझाता हूँ, देखिएगा। ये तो है डेल्टा पी, वाष्प दाब में कमी। वाष्प दाब में कमी इतनी तो आई ना कि पहले वाष्प दाब ये देखिएगा यहाँ पर इस पॉइंट पे था, और अब वाष्प दाब इस पॉइंट पे आ गया। तो बताओ वाष्प दाब में इतनी कमी आई, ये वाष्प दाब में कमी है, और उसको हम किससे दर्शा रहे हैं, डेल्टा पी से। और ये क्या है बच्चों, डेल्टा टी पी है। तो बताओ ये गैप जितना ज़्यादा होगा, कौन सा गैप, ये गैप जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा ये गैप होगा कि नहीं होगा। ये लाइन अगर इधर मैं खींचूँ, ये वाली जो लाइन है इधर आए अगर, तो बताओ ये वाली जो लाइन है वो उधर जाएगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डेल्टा पी और डेल्टा टी बी दोनों में क्या संबंध होगा, संबंध ये होगा कि डेल्टा टी बी जो है, डेल्टा टी बी जो है वो डेल्टा पी के क्या होगा, समानुपाती होगा। ये देखिएगा डेल्टा टी पी समानुपाती किसकी हो गया, डेल्टा पी के। जबकि राउल्ट के नियम से हम जानते हैं डेल्टा पी किसके समानुपाती होता है, एक्स ए के। डेल्टा पी किसके समानुपाती होता है, एक्स ए के। तो बताइएगा इस संबंध से और इस संबंध से हम एक संबंध निकाल सकते हैं। वो संबंध क्या होगा कि डेल्टा टी बी किसके समानुपाती होगा, एक्स ए के। समानुपाती का चिन्ह हटाया, एक स्थिरांक आया जिसे हमने क्या कहा, के कहा। तो बताओ डेल्टा टी बी बराबर क्या हो गया, के डॉट एक्स ए, के डॉट एक्स ए। और एक्स ए का मान क्या होता है, डब्लू ए बटा एम ए डिवाइडेड बाई डब्लू ए बटा एम ए प्लस डब्लू बी बटा एम बी। ये एक्स ए का मान मैंने आपको निकालना सिखाया था। एक्स ए बराबर होता है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, स्मॉल एन बटा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। और अति तनु विलयन के लिए हम इसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो हमारे पास में जो अगला फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, ये देखिएगा। तनु विलयन के लिए क्या आ गया, एक्स ए बराबर डब्लू ए बटा एम ए डिवाइडेड बाई डब्लू बी बटा एम बी। अतः हम कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी बराबर होगा के, और अब हमने किसका मान रख दिया यहाँ पे, एक्स ए का मान रख दिया। चलिएगा, विलायक का आणविक द्रव्यमान स्थिर होता है, विलायक का आणविक द्रव्यमान स्थिर होता है, अतः के एम बी के स्थान पर एक नया स्थिरांक के बी माना जाता है। के एम बी के स्थान पर, के और एम बी के स्थान पर एक नया स्थिरांक माना जाता है के बी। अतः हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर होगा के बी डॉट डब्लू ए बटा एम ए गुणा डब्लू बी। समझ में आ रहा होगा। आप पेन लेकर के अपनी कॉपी में इसको ट्राई कीजिएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार वापस से वीडियो देखिएगा और इसको सॉल्व कीजिएगा। तो बताइएगा, ये आ गया हमारे पास डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू बाई डब्लू ए बटा एम ए गुणा डब्लू बी, जहाँ के बी क्या है, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। के बी क्या है बच्चों, मोलल उन्नयन स्थिरांक है। यदि विलायक की मात्रा डब्लू बी को किलोग्राम में लिया जाए तो हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर हो जाएगा के बी डॉट स्मॉल एम, क्योंकि ये जो मान है ना, ये जो मान है ये मोललता कहलाएगी अगर डब्लू बी किस में हो, किलोग्राम में। तो हम कह सकते हैं डेल्टा टी बी बराबर हो गया के बी डॉट एम, जहाँ स्मॉल एम है विलयन की मोललता और के बी
जो है वो है मोलल उन्नयन स्थिरांक। Kb का जो मान है वो जल के लिए कितना होता है, याद करना है आपको, 0.52 K किलोग्राम मोल इनवर्स। Kb की इकाई कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखनी है Kb की इकाई कितनी होती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। क्वथनांक में उन्नयन एवं विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ईजी है, हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, Kb डॉट एम। डेल्टा टीबी बराबर होगा Kb डॉट एम का मान रख दिया, एम का मान क्या होगा, डब्ल्यू ए बटा एम ए इंटू बाई 1000, और भाग किसका लगेगा, डब्ल्यू बी का। तो बताओ यहाँ से एम ए कैलकुलेट करोगे तो एम ए बराबर क्या हो जाएगा, के बी बटा डेल्टा टी बी, डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटा डब्ल्यू बी। कैसे किया वापस से बता देता हूँ एक बार भाई। डेल्टा टी बी बराबर क्या आया, के बी डॉट स्मॉल एम। डेल्टा टी बी बराबर क्या आया, के बी डॉट स्मॉल एम का मान रखा, डब्ल्यू ए बटा एम ए इंटू बाई डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी किस में लिया, ग्राम में, और ऊपर किससे गुणा किया, 1000 से। यहाँ से हमने एम ए का मान निकाला, तो बताओ एम ए बराबर क्या आएगा, एम ए को इधर लेके आओ तो ये के बी के नीचे क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी आ जाएगा। और बाकी कुछ नहीं है, बस आपको मैथमेटिक्स आती है तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू बाई 1000 डिवाइडेड बाई डब्ल्यू बी। ठीक है, चलो वान टॉप के अनुसार के बी को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, विलायक की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के साथ निम्न प्रकार संबंधित कर सकते हैं। के बी बराबर होता है आर टी नोट स्क्वायर बी एम बी डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा एच। वाष्पन जहां एम बी होता है विलायक का आणविक द्रव्यमान, आर होता है गैस स्थिरांक, और टी नोट भी होता है विलायक का क्वथनांक। तो हमने दूसरा अणुसंख्यिकी गुणधर्म पढ़ लिया जो था क्वथनांक में उन्नयन। हम तीसरा अणुसंख्यिकी गुणधर्म पढ़ रहे हैं अब, और उसका नाम है हिमांक में अवनमन। देखिएगा हिमांक में अवनमन क्या होता है। हिमांक में अवनमन को समझने के लिए सबसे पहले हमें हिमांक को समझना है, और हिमांक का मतलब होता है, छोटी क्लास में आप परिभाषा पढ़ के आए हो, वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उस ताप को हम उसका क्या कहते हैं, हिमांक कहते हैं। जब हम किसी द्रव पदार्थ को उसकी ठोस अवस्था में परिवर्तित करना चाहते हैं तो हमें उसका तापमान क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है। तो तापमान को कम करते हैं, और तापमान कम करने पर एक तापमान ऐसा आता है जब वो द्रव अपनी ठोस अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। उस तापमान को हम क्या कहते हैं, उसका हिमांक कहते हैं। जैसे आपने सबने पढ़ा है कि पानी जो होता है उसका हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, अर्थात जल जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ में बदल जाता है। चलिएगा बात करते हैं हिमांक की दूसरी परिभाषा जो यहाँ पर हमारे काम में आने वाली है, वो परिभाषा देखिएगा। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के संगत ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर, उस द्रव का क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हिमांक का मतलब वह ताप है जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के संगत जो ठोस अवस्था होती है उसके क्या हो जाता है, बराबर। उसे हम क्या कहते हैं, द्रव का हिमांक कहते हैं। जैसे जल की बात करूं तो जल का जो हिमांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का जो हिमांक होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब जल के संगत जो ठोस अवस्था है, और जल के संगत ठोस अवस्था को हम क्या कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं। बर्फ़ के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वह ताप क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन क्या होता है। तो अवनमन का मतलब होता है कमी होना। तो जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब किसी ठोस पदार्थ को द्रव पदार्थ में घोला जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक यानी द्रव पदार्थ की तुलना में क्या हो जाता है, कम। हिमांक में होने वाली इस कमी को क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहा जाता है। देखो बच्चों, जब हम पानी में नमक घोलते हैं ना तो उसका क्वथनांक तो क्या होता है, बढ़ जाता है। नमक का जो पानी होता है उसका क्वथनांक सामान्य या शुद्ध पानी की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा। और नमक के पानी का जो हिमांक है, हिमांक का मतलब वह ताप जिस पर वो अपनी ठोस अवस्था में आएगा, तो उसका जो हिमांक है नमक के पानी का वो शुद्ध जल के हिमांक की तुलना में क्या होता है,
कम होता है। और ये जो कमी होती है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब बात करते हैं हिमांक में अवनमन का कारण। देखिएगा, हिमांक में अवनमन का कारण वही है जो क्वथनांक में उन्नयन का था। कारण ये है कि जब हम किसी शुद्ध विलायक में किसी अवाष्पशील विलय को घोलते हैं तो बनने वाले विलयन का जो वाष्प दाब होता है वो शुद्ध विलायक की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब वाष्प दाब आप सोचिएगा कम हो गया तो उसको अब 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में पहले से कम तापमान की क्या होगी, आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप ही कम हो चुका है। अब वो कम हो चुका है तो उसको और कम करने के लिए मतलब आपको उसको ठोस के वाष्प दाब तक ले जाने में पहले से तापमान की क्या होगी, कम आवश्यकता होगी। इसलिए हिमांक में क्या होती है, कमी। पढ़िएगा, ठोस पदार्थ को जब द्रव पदार्थ में घोला जाता है, ये जल नहीं है, ये जब है, इसको सही कर लीजिएगा। ठोस पदार्थ को जब द्रव पदार्थ में घोला जाता है तो बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में क्या आती है, कमी। इस कारण विलयन के वाष्प दाब को ठोस अवस्था के वाष्प दाब तक ले जाने में पहले से कम तापमान की आवश्यकता होती है, जिस कारण से हिमांक में कमी आती है। इसे निम्नलिखित आरेख से हम समझ सकते हैं। अब आरेख को देखिएगा, ये देखिएगा आप, इधर वाष्प दाब ले रखा है, इधर तापमान ले रखा है, शुद्ध विलायक है, ग्राफ नीचे की ओर आएगा तापमान कम करने पर। मान लिया इस बिंदु पर इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो यहाँ पर ये ग्राफ अचानक किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो ये जो क्षेत्र है वो किसको बताएगा, ठोस विलायक को। अब जब हम विलायक से विलयन बनाएंगे तो अवाष्पशील विलय घोल देंगे तो बताओ उसका जो वाष्प दाब होगा वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो हम ग्राफ दूसरा वाला कहाँ से शुरू करेंगे, नीचे से। और यहाँ पर देखिएगा ग्राफ नीचे आ रहा है क्योंकि हम उसे क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने पर उसके वाष्प दाब में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तो देखिएगा ये ग्राफ नीचे आएगा और यहाँ पे जाके इसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये जो बिंदु है ना, ये वाला जो बिंदु है, इसके संगत तो ये वाला तापमान आ गया T0F। T0F किसका हिमांक है बच्चों, शुद्ध विलायक का। और ये जो ग्राफ है इसके संगत जो हिमांक आया वो कितना आया, TF आया। तो यानी विलयन का हिमांक TF है और विलायक का हिमांक क्या है, T0F। तो आप देखिएगा TF छोटा है और T0F क्या है, बड़ा है। तो इसका मतलब हिमांक में क्या हुआ, अवनमन हुआ। इसका मतलब हम कह सकते हैं हिमांक में जो अवनमन होगा उसको हम कहेंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू, बताओ बड़ा कौन है, T0F, छोटा कौन है, TF। तो हम कहेंगे डेल्टा TF बराबर होगा T0F माइनस TF। चलिएगा आगे इसका डेरिवेशन देखते हैं। शुद्ध विलायक का हिमांक मान लिया T0F और विलयन का हिमांक TF। तो बताओ हिमांक में अवनमन कितना होगा, T0F माइनस TF। चित्र से स्पष्ट है, वो वाली बात ही है जो मैंने आपको क्वथनांक में उन्नयन में समझाई थी। डेल्टा TF किसके समानुपाती होगा बच्चों, डेल्टा P के। और राउल्ट के नियम से हम जानते हैं डेल्टा P किसके समानुपाती होता है, XA के। तो मुझे बताइएगा डेल्टा TF किसके समानुपाती होगा, XA के। डेल्टा TF किसके समानुपाती होगा, XA के। और समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक स्थिरांक आ गया जिसे हमने क्या कहा, जिसे हमने कहा K। तो डेल्टा TF बराबर हो गया K WA बटा MA डिवाइडेड बाई WA बटा MA प्लस WB बटा MB। तनु विलयन के लिए हमने क्या किया, इसको नगण्य मान लिया। तो हमारे पास अब जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, हमारे पास जो अब फॉर्मूला आया वो आया डेल्टा TF बराबर K इंटू बाई WA इंटू बाई MB डिवाइडेड बाई MA इंटू बाई WB, जहाँ K डॉट MB को मैंने क्या मान लिया, KF मान लिया। तो बताइएगा डेल्टा TF बराबर क्या हो गया, KF इंटू बाई WA बटा MA इंटू बाई WB। यदि विलायक की मात्रा WB को किलोग्राम में लिया जाए तो डेल्टा TF बराबर क्या होगा, KF डॉट स्मॉल m। जैसे वहाँ पर KB आया था ना, मोलल उन्नयन स्थिरांक, यहाँ पर हम KF बोलते हैं। और KF जो होता है उसे क्या कहा जाता है, मोलल अवनमन स्थिरांक कहा जाता है। जल के लिए KF कितना होता है, 1.86 K किलोग्राम मोल इनवर्स। वान टाप के अनुसार KF को विलायक की गलन की गुप्त उष्मा के साथ निम्न प्रकार संबंधित करते हैं। KF बराबर होता है R T0 स्क्वायर F
इंटू बाई एम बी डिवाइडेड बाई 1000 डेल्टा एच गलन, जहाँ एम बी है विलायक का आणविक द्रव्यमान, आर है गैस स्थिरांक, टी नॉट एफ है विलायक का हिमांक। तो हिमांक में अवनमन एवं विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध भी बच्चों अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो वो वाला तरीका ही रहेगा। डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, के एफ डॉट स्मॉल एम। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू बाई स्मॉल एम का मान रख दिया, और स्मॉल एम का मान रख के यहाँ पे हमने एम ए का मान निकाल लिया। किसका मान निकाला, एम ए का। तो एम ए निकालने के लिए आप सोचिएगा, एम ए को आप इधर लेके आइएगा, तो ये डेल्टा टी एफ इसके नीचे जाएगा, तो के एफ बट्टा क्या आएगा, डेल्टा टी एफ इंटू बाई डब्ल्यू ए बटा डब्ल्यू बी, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1000 से। तो इस फॉर्मूले को आप याद कीजिएगा, पेन लेकर के इसको डिराइव करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद में ये जो 2 क्वेश्चंस हैं इसको मैं आपको अगले लेक्चर में करवाऊंगा, और अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगला और लास्ट अणुसंख्यिकी गुणधर्म। ये दोनों न्यूमेरिकल्स जो आगे आने वाले हैं वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊंगा। और हम एक और अणुसंख्यिकी गुणधर्म बाकी रहा हुआ है, और उसका नाम है परासरण दाब, उसको भी हम पढ़ेंगे, और उसके अगले लेक्चर में इस चैप्टर को हम क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, और फिर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम चैप्टर के सॉल्व कर लेंगे। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, एक बार समझ में नहीं आए तो 2 बार देखिएगा, और वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक अपने साथियों को इसे शेयर कीजिएगा, ताकि लॉकडाउन में अन्य बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल पाए। धन्यवाद।